अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। एमजीटी 503 के लेक्चर सीरीज़ का आज 29वां लेक्चर है, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। मिड टर्म के बाद से लेके अब तक ऑलमोस्ट हमारी जो है वो प्लानिंग पे ही बात हुई है कि प्लान क्या होता है, कितने किस्म का प्लान होता है, किस तरह से बनाया जाता है। बहुत डिटेल में हमने प्लानिंग को पढ़ा। तो आज हम पोल का फंक्शन के दूसरे फंक्शन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग को पढ़ेंगे कि आप प्लानिंग तो कर लिया, अब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किस तरह करना है। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है कि द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकंड मैनेजमेंट फंक्शन। ये दूसरा मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर क्या देना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है उसका। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो एक फॉर्मल पैटर्न होता है कि किस तरह लोग आपस में इंटरेक्शन करेंगे, कोऑर्डिनेशन क्या होगी, किस तरह हमने डिज़ाइन करना है अपने मैनेजमेंट को, किस तरह इंडिविजुअल्स को टास्क देने हैं, किस तरह जो है वो हमने चीज़ों को ग्रुप को जो है वो क्रिएट करना है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें। यानी एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ फॉर्मल फ्रेमवर्क जिसके ज़रिए आप जॉब्स को टास्क को डिवाइड करते हैं, ग्रुप करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं मेन। एक होता है जॉब डिज़ाइन करना, दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा है वर्टिकल कोऑर्डिनेशन यानी ऊपर से नीचे तक मैनेजर से मिडिल मैनेजर फिर फर्स्ट लेवल मैनेजर फिर जो है वो वर्कर्स तक। एक ये वर्टिकल कोऑर्डिनेशन और फिर है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन यानी कि सेम डिपार्टमेंट सेम लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन होती है वो। तो ये 4 चीज़ें हैं जो मेन एलिमेंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के। इसको हम बारी-बारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बनाने का जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन कहलाता है। इसमें जो आपने क्या करना होता है, आपने डेवलप करना होता है या चेंज करना होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को। इसमें क्या है, आपने 6 एलिमेंट्स की 6 की एलिमेंट्स है इसमें। सबसे पहले आपने ये देखना है कि वर्क स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए आपकी, यानी आपने जो काम आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने अब कपड़े की इंडस्ट्री शुरू की है, गारमेंट्स आप रेडीमेड गारमेंट्स बना रहे हैं, तो अब उसके लिए आपको कटिंग कटिंग के लिए भी बंदा चाहिए। ठीक है। कपड़ा जो है वो स्टिच करने के लिए भी बंदा चाहिए, पैकिंग के लिए भी चाहिए, फिर उसकी मार्केटिंग के लिए भी चाहिए। तो इतने सारे लोगों की स्किल्स आपको चाहिए ना, तो वर्क स्पेशलाइजेशन वाले जो है वो आपको एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें आपके पास ऐसे लोग हों जो अपने वर्क में स्पेशलाइज्ड हों। फिर आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन करनी पड़ेगी, हर चीज़ के लिहाज से डिपार्टमेंटलाइजेशन होगी। फिर आप देखेंगे कि एक चेन ऑफ कमांड बनाएंगे आप, एक स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल में ये होगा कि आपको पता होगा कि कौन किसको जवाबदेह होगा, एक हायरार्की होती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि सेंट्रलाइजेशन होगी या डिसेंट्रलाइजेशन होगी, यानी क्या किसी एक आदमी के हाथ में पूरा कंट्रोल होगा या 2 से 3 लोगों के हाथ में होगा। तो उसके बाद है फॉर्मलाइजेशन, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है या नहीं है, उसको एक फार्मूलेट एक तरीके से पूरा जो है वो एक काम की जगह होनी चाहिए, फार्मूलेट चीज़ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एलिमेंट्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करने में, आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक पूरा स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया जाता है। ये एक लाइन डायग्राम होती है, ठीक है, जिसमें ब्रॉड आउटलाइंस मौजूद होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की, कि क्या स्पैन ऑफ कंट्रोल है, चेन ऑफ कमांड क्या है, सेंट्रलाइजेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है, किस बंदे का कौन सा काम है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में ये सब कुछ मौजूद होता है। फिर उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऑब्लिगेशन या वो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, कि जो आप किसी को कोई रिपोर्ट देते हो, कोई पोस्ट देते हो, कोई पोजीशन देते हो, तो उस पोजीशन की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक मैनेजर है तो उस मैनेजर लफ्ज़ मैनेजर के साथ बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके पास आ गई, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि एज अ मैनेजर इसको ये काम करने हैं, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काम उसको जो ड्यूटीज़ उसको परफॉर्म करनी है। फिर है अथॉरिटी। तो जिस तरह एक पोजीशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कुछ अथॉरिटी भी आती है। कुछ आपके पास डिसीजन मेकिंग की राइट्स आ जाते हैं कि आप डिसीजन मेक कर सकते हो, एक्शंस को कैरी आउट कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। तो वो अथॉरिटी है जो एक मैनेजरियल पोजीशन के साथ आपके पास आती है कि आप लोगों को बोलोगे कि ये काम इस तरह करना है, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है। तो ये अथॉरिटी है। फिर अगली चीज़ है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, आंसरेबल होना किसी को। तो जो आंसरेबल होना कि आप किसी को आंसर करोगे, ये चीज़ जो है वो आपने जो आपको ड्यूटी दी गई है, जो आपको पोजीशन दी गई है, उससे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका आप किसी को जवाब भी तो देना, जो आपसे रिजल्ट एक्सपेक्ट किया गया था कि वो आपसे कोई पूछेगा तो सही कि जो एक्सपेक्टेशन आपकी वो पूरी हो रही है कि नहीं। तो ये जो फैक्टर होता है अकाउंटेबिलिटी का, इसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो रजिस्ट करते हैं डेलीगेशन को, कि मतलब क्योंकि डेलीगेशन एक ऐसी चीज़ है कि बेशक एक मैनेजर अपना काम दूसरे बंदे को दे भी दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी किसी को दे भी दे, लेकिन अकाउंटेबल वो खुद होता है फिर भी। यानी कि क्योंकि काम आपका है कि आपने डिसीजन लेना है, लेकिन मैं अपने बिहाफ पे अगर साथ दूसरे बंदे को बोल देता हूँ कि आप डिसीजन लो ऑर्गेनाइजेशन में, तो डिसीजन तो वो ले लेगा, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट्स होंगे उसका जवाब मुझे भी देना पड़ेगा। डेलीगेशन में ये चीज़ होती है। तो इस फैक्ट की वजह से कि मैं खुद भी अकाउंटेबल रहूँगा, कुछ लोग डेलीगेशन नहीं करते, तो वो हर फैसला खुद भी लेते हैं।
तो जो इश्यूज़ जो हैं अकाउंटेबिलिटी के, इसमें एक बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो डेलीगेशन नहीं हो पाती, वो कौन-कौन से हैं कि कुछ मैनेजर्स होते हैं जिनको ये डर होता है कि अगर मेरा सबऑर्डिनेट फेल हो गया तो फिर क्या होगा? ठीक है, अब मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, वो फेल हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है वो ट्रेन करूँ और फिर उनको जो है ऐसे अपनी डेलीगेशन करूँ अथॉरिटी की। तीसरी चीज़ है कि वो खुद पावर अपने हाथ में रखना चाहते होते हैं। कुछ मैनेजर्स ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एन्जॉय करते हैं कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को टास्क दें, उनसे काम करवाएँ। कुछ मैनेजर्स ऐसे भी होते हैं जिनको डर होता है अपने सबऑर्डिनेट्स से कि मैं इसको दूँगा और ये कहीं मुझसे आगे ना बढ़ जाए, इसकी एबिलिटी मुझसे बढ़ ना जाए। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, मैनेजर्स होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि डेलीगेशन किस तरह करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे रीज़न्स हैं जो डेलीगेशन को रोकते हैं। लेकिन उसके अलावा कभी-कभी सबऑर्डिनेट्स भी रेज़िस्ट करते हैं डेलीगेशन को। किस वजह से? फ़ियर ऑफ फेलियर और रिस्क टेकिंग। वही बात कि रिस्क तो है कि वो कोई मुझे भरोसा तो करेगा, लेकिन रिस्क तो है कि क्या पता मैं वो काम कर सकूँगा या नहीं। तो जो फ़ियर ऑफ फेलियर होता है, इस वजह से डेलीगेशन नहीं भी हो पाती। लेकिन ये जो फेलियर ऑफ डेलीगेशन है, ये कभी-कभी जो है वो सीरियस नेगेटिव इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं मैनेजर के करियर पे। अब एक मैनेजर जो इतना विलिंग है ही नहीं, इतना विलिंग है ही नहीं कि वो किसी पे ट्रस्ट करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सके, अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर सके, तो फ्यूचर में हो सकता है कि इस चीज़ का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़े उसके करियर पे। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।